Evolution. हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इस वक्त कूड़े के भंडार के बीच खड़ा हूं। अगर आप नजर तो यहाँ पे सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा। बता दूं कि यहाँ पर मेनली जो हैं प्लास्टिक्स हैं, कुछ कांच की शीशियां हैं, बोतलें हैं और कुछ गत्ते भी हैं। इन तमाम जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका एग्जैक्टली होता क्या है और ये किस वजह से यहाँ पे डंप किया गया है, इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताना चाहते हैं। कृपया हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इन कूड़े कचरों से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे द्वीपों की सुंदरता पर असर पड़ता है और किस तरीके से अगर आप पूरे दिल से चाहो तो इस प्लास्टिक को दोबारा से इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो और साथ में इसको किस तरीके से, कहाँ पर इसको भेजना है, क्या करना है जिससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो द्वीप है, ये साफ़ सुथरा रहे और हम इसकी जो बैड इफ़ेक्ट्स है उससे बच सकें। आपने देखा, जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा कि बाइकिंग तो सिर्फ एक पैशन है, लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है। आप भी सोचोगे कि ये क्या मकसद है, कूड़ा कचरा? बिल्कुल नहीं। मकसद कूड़ा कचरा नहीं है, मकसद है किस तरीके से कूड़े कचरे का सही इस्तेमाल करना। वो सिर्फ कूड़ा कचरा नहीं है, ये कूड़ा कचरा जब अगर यहाँ के बजाय अगर हमारे घर के सामने या सड़कों में पड़ा रहेगा तो वो क्या छवि देगा हमारे आइलैंड का, हमारे एरियाज़ का, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मगर वही उन्हीं कूड़े कचरे को जमा करके आप जब यहाँ लाते हो तो फिर हमारा जो गली मोहल्ला, हमारी सड़कें, हमारा द्वीप कितना सुंदर दिखता है। इसके पीछे अशरफ जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो आपको प्लास्टिक की ढेरियाँ दिख रही है, मैं चाहूँगा कि अशरफ जी बताएँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो जमावड़ा पड़ा हुआ है इसका आप करते क्या हो? प्लीज़ सर। यामिन भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच में आए। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिगार्डिंग दिस प्लास्टिक्स। जो ये आपको दिख रहा है सारे जगह पे जो पड़ा हुआ है, ये हम नॉर्मली समुंदर और बीच से कलेक्ट करके लेके आते हैं। ओके। और यहाँ पे कलेक्ट करके लाने के बाद इसको सैग्रीगेट किया जाता है। ओके। तो हम यहाँ लाते हैं, उसको पहले यहाँ पे डंप करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जैसे इसमें हर चीज़ मिल जाएगा आपको, प्लास्टिक से लेके टीना से लेके ये सब चीज़ बीच समुंदर से कलेक्ट किया हमने, जो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो उसमें कैन्स भी है, जो कुछ हम ला सकते हैं, जो चीज़ को हम लोग भेज सकते हैं अंडमान से और जो सफाई हो सकता है, तो बेसिकली उस चीज़ को हम ला देते हैं यहाँ पर। और यहाँ डंप करने के बाद आपको अंदर मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे लाके डंप करते हैं। यहाँ पे हम लोग डंप करते हैं और यहाँ से फिर लेबर उसको ले जाता है अंदर। और यहाँ पर लाने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। राइट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे एक आदमी, अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बालू भी है, तो ये बालू को निकालना पड़ता है क्योंकि जो मटेरियल है जब मेलेंट बेचते हैं तो वो साफ़ होना चाहिए। राइट। तो हम उसको बालू वगैरह को ड्राई करने के लिए थोड़ा देर ही छोड़ देते हैं, उसको जितना झाड़ना है झाड़ लेते हैं।
फिर एक सिस्टम बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट बॉटल रखा हुआ है। Okay. तो ये अलग से सैग्रीगेट हो जाता है। ये सैग्रीगेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक मशीन आपको दिख रहा होगा, और वहाँ पे वो जो मशीन है वो एक ग्राइंडर मशीन है। मैं उसका सैंपल भी आपको दिखा दूंगा। कुछ प्लास्टिक, जैसे हमारे गवर्नमेंट्स के कुछ लॉज हैं जिसमें अभी बताया गया है कि रोड के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो कुछ चीज़ें उस पर चली जाती हैं, कुछ चीज़ें इस चीज़ों पे चला जाता है। जैसे कि ये जो फॉर्म है अभी ये रेडी टू मूव है। ये सब क्या है? ये हार्ड प्लास्टिक्स है सर। राइट। ये हार्ड प्लास्टिक्स है। हार्ड प्लास्टिक जो है जिसमें आप ये लगा लीजिए कि बम्पर्स वगैरह आता है हार्ड प्लास्टिक्स में, और आपका जो एसी का भी जो मटेरियल्स आता है, बोया जो बह के आता है इसमें, मैक्सिमम आप देखेंगे कि इसमें बोया वगैरह है जिसको हमने कंपाइल करके इसको कट करके डाल दिया ताकि वॉल्यूम ना ले। अदरवाइज प्लास्टिक्स क्या लेता है कि वॉल्यूम ले लेता है। तो ये क्या है, वॉल्यूम नहीं लेगा जब इसको हम लोग प्रेस कर देते हैं। तो वैसे ही काफी गोटा अगर आप लोग इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जगह ज्यादा घेरेगा, इसलिए आप उसको काट देते हो। काट के टुकड़ों में करके पे डालते हैं। जैसे ये मशीन्स है, ये मशीन क्या करता है, उसको बेल्ड करता है। बेल्ड करने के बाद उसको अलग अलग जगह पे हम लोग उसको सेट कर देते हैं। तो जैसे ये हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जैसे भी हम रॉ मटेरियल को यहाँ पे एक सेट करके रखा हुआ है, ये जो है ये इसमें सारे मिल जाएंगे, पेट बॉटल्स भी मिल जाएंगे, हार्ड प्लास्टिक्स भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग डेंसिटी है, जो कि अलग अलग जगह पे बिक्री होती है। इसको HD बोलते हैं हम लोग, हाई डेंसिटी प्लास्टिक्स। तो ये हार्ड प्लास्टिक है ये। ओके। तो जैसे अब ये वायर हो गया, देखिए ये भी काफ़ी आता है काफ़ी जगहों से। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि बेलिंग कर लेते हैं दबा के मशीन से, और उसके बाद हम लोग इसको पैक कर देते हैं। तो वैसे ही अगर आप देखें तो ये टेट्रा पैक है। टेट्रा पैक भी काफ़ी जगह पड़ा रहता है, यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहता है। तो पर ये तो प्लास्टिक की कैटेगरी में नहीं आती ना? इसमें काफ़ी 2-3 तरह का कैटेगरी होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये एक इनर लेन है, बाहर एक लेन है, और ये एक प्लास्टिक का एक ये भी है। तो ये भी रिसाइकल होता है, ये भी रिसाइकल होता है। और उसके बाद हम यहाँ आ जाए तो ये एक दूसरा फॉर्म है जो मैंने आपको ग्राइंडिंग बताया था। जी। तो ये ग्राइंड्स हो जाता है। ये ग्राइंड होने के बाद उस मशीन्स पे इसको पैक किया जाता है, जो कि अभी रेडी है। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये इस मशीन्स पे बना हुआ बेल्ड है, जो कि हम इस मशीन से बेल्ड कर रहे हैं। जो आप बस्ते में देख रहे हैं वो बियर बोटल्स है जो हमने बीच से कलेक्ट किया हुआ है। काफ़ी सारी। यू डू बॉटल्स एज वेल? सर हम कोशिश करते हैं कि जो भी समुंदर में हम कलेक्ट करके लेके आ सकते हैं, जो भी बीच से हमें मिलता है, तो हम मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से उठा लेते हैं, जो कि रिसाइकल हो जाए या यूज़ हो जाए। जो भी हम कोशिश करते हैं कि हम क्लीन करने के लिए कर सके तो हम कर लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा बियर बोतल और काफ़ी सारा बोटल्स आप देख सकते हैं जो कि पैक्ड है। क्योंकि अभी वी आर नॉट गेटिंग द प्राइस एंड ऑल, क्योंकि हमारा उतना कॉस्ट जितना लाने का है उतना बेचने का नहीं है। तो तभी हम लोग ने इसको अभी रखा हुआ है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा प्राइसिंग, क्योंकि ये मार्केट जो है ये फ्लक्चुएट होता है, बिल्कुल इट इज़ नॉट स्टेबल। तो हम वेट करते हैं कि कब हमें बेटर प्राइस मिले। अब जैसा ये पॉली बैग्स वगैरह है, तो ये सब जो पहले यूज होता था, तो हमें जहाँ से भी मिलता है हम लोग कलेक्ट करके लेके आते हैं और उसको भेजते हैं। Our job is basically to make our Andaman clean and green. अशरफ जी, ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? सर हमारे साथ फ़िलहाल तो 5 से 6 लोग हैं जो एज अ टीम मेरे साथ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो लेबर है वो 2 या 3-4 लोग होते हैं जिनको हम डेली वेजेस में बुला लेते हैं। जैसे कि जब हमें ज़रूरत पड़ता है तब हम बुलाते हैं, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव रखना है तो अगर हम उनको परमानेंट अगर ऑप्शन देते हैं तो हमारा उतना काम नहीं निकल पाता हमसे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई क्लीनिंग ड्राइव चल रहा है या जैसे भी चल रहा है तो हम लोग उस टाइम पे लाते हैं। बट 2 लेबर जो होता है वो रहता है जो कि उसका काम जो भी है बेलिंग का हो गया, रॉ मटेरियल को सैग्रीगेट करना हो गया, तो ये काम के लिए तो हमेशा 2 लेबर हम लोग एंगेज करते हैं। अगर आप किसी भी बड़े डंपिंग यार्ड में जाओगे तो जितना बड़ा ये इनका कारखाना है उससे बड़ा कूड़े कचरे का पहाड़ आपको दिखेगा। ये बहुत छोटा सा एक कारखाना है जो अशरफ जी ने शुरुआत किया है। यहाँ पे मकसद इनका पैसा कमाना नहीं है, मकसद है कि किस तरीके से अंडमान निकोबार को साफ़ सुथरा रखा जाए। अगर आप गौर करोगे तो आप ये देखोगे कि इस छोटे भी इनके वजह से दो लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि उनको बराबर इन चीज़ों का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पे लोगों को वहाँ फाइलिंग करनी पड़ती है, पेपर वर्क्स करना पड़ता है,
और साथ में जब जब ज़रूरत होती है तो कुछ कुछ लेबरों को दिहाड़ी का भी काम मिल जाता है। पहले ही ये एक बहुत नेक काम है जब मकसद ये हो कि हमारा द्वीप, हमारी सड़कें, हमारे गली मोहल्ले, खासकर हमारा बीच जो कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, उसको साफ़ सफाई रखना यह हम सब का मकसद होना चाहिए। हम क्या करते हैं, चिप्स चॉकलेट खाते हैं और उसकी पन्नी को जहाँ नहीं वहीं हम फेंक देते हैं, मगर जो उसका प्रभाव होता है भविष्य में बहुत बुरा होता है, जिसको हम पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर वहीं अशरफ जी जैसे हमारे द्वीप में इस दुनिया बातों की फ़िक्र करते हैं और हमारा फेंका हुआ कचरा ये लोग वहाँ से उठाते हैं और लोगों से उठवाते हैं, खुद भी उठाते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं कि कृपया इतने सुंदर हमारे आइलैंड्स को ख़राब ना करें। जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर में साफ़ सफाई रखते हैं उसी तरीके से हमें हमारी सड़कें, गली मोहल्ले, हमारा बीच, हमारा जंगल, इनको भी उतना ही साफ़ रखना चाहिए। और बार बार हम इस बात को सुनते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत ही हानिकारक होता है, ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पर्यावरण के लिए भी। अगर आपको मालूम ही होगा कि अगर प्लास्टिक समुद्र में चला जाए तो उसको बरसों लग जाते हैं गलने के लिए। लोगों का कहना है कि गलता ही नहीं है, उल्टा वो जाके समुद्र के तह में जम जाता है और वहाँ पर भी पोल्यूशन करता है। बाई चांस अगर उसे गलती से किसी मछली ने खा लिया तो फिर वो चोकिंग होकर उसकी मौत हो जाती है, उनका दम घुटने लग जाता है। तो मछलियों की कमी होने की वजह से उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे पर्यावरण में, इन सब बातों को डिटेल में जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए हम लापरवाही से इनको फेंक देते हैं। मगर जैसा मैंने पहले भी कहा कि अशरफ जैसे लोग हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट कह सकता हूँ मैं इनको, जो बहुत ध्यान देते हैं हमारे पर्यावरण के लिए, सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, हम सब के लिए, कि हम सब एक साफ़ सुथरे सुरक्षित पर्यावरण में रहे, साफ़ सुथरी पृथ्वी में रहे। तो और उसको साफ़ सुथरा रखना और प्रदूषण मुक्त रखना ये हम सब का कर्तव्य है। इसी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया जाता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आज अशरफ जी द्वारा देख रहे हो कि किस तरीके से प्लास्टिक को वो जमा करते हैं, तमाम प्लास्टिक्स को, ना सिर्फ प्लास्टिक्स को। जैसे आपने देखा कि अशरफ जी जो हैं ऐसे गत्ते, प्लास्टिक के जो गत्ते आते हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं, बॉटल्स को भी कलेक्ट करते हैं, यानी कि घर से बाहर या डंपिंग यार्ड के अलावा जहाँ कहीं पर भी प्रदूषण दिखता है किसी भी प्रकार का, वो उनको यहाँ पर अपने फैक्ट्री में ले आते हैं। यहाँ पे वो उनको सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं और जिनका दोबारा से रीयूज़ हो सके उनको ऐसे प्रेस करके इस तरीके से बनाते हैं। देखिए जैसे ये मैंने एक टुकड़ा निकाला, इनको यहाँ जो मशीन्स है जो अशरफ जी ने हमें दिखाया उसमें आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बोतल अगर इसको फुलाया जाए, इसको असली फॉर्म में लाया जाए इसके अपने प्राकृतिक रूप में, तो ये कितना जगह घेरेगा। मगर जब इस तरीके से इसको मशीन द्वारा दबा दिया जाता है तो इतनी सारी बोतलें जो है मात्र ऐसे पतला सा एक स्पेस लेता है। तो इस तरीके से ऐसे प्लास्टिक्स को जो दोबारा यूज़ हो सकते हैं उसी फॉर्म में इनको इस तरीके से कंप्रेस करके भेजा जाता है ताकि ये दोबारा से यूज़ हो। और कुछ चीज़ें जिनको दोबारा से मेल्ट करके उनका दोबारा से कुछ और चीज़ बन सके, उनको इस तरीके से जैसे हार्ड प्लास्टिक्स हो गए, इनको मेल्ट करके इनसे दूसरी प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाएगी। और जैसा अशरफ जी ने बताया कि कई प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको चकनाचूर कर दिया जाता है, ग्राइंडिंग कर दिया जाता है कई सारे प्लास्टिक, और उनको इस फॉर्म में लाते हैं और फिर इसके कई अनेकों प्रकार के कामकाज में इस्तेमाल होता है। जैसा वन ऑफ द बिगेस्ट यूज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आजकल इनका इस्तेमाल जो है सड़कों में किया जाता है, जिसको हम प्लास्टिक रोड्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है उसको सड़कों में जो सामान इस्तेमाल होता है बनाने के लिए उनको पकड़ के रखने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनका दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है रीसाइक्लिंग। हम अशरफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अपने फैक्ट्री को हमें दिखाया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड जो नेक मकसद से आप इस काम को कर रहे हो उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। सो मच यामिन भाई। और मेरा एक ही मैसेज है सारे आइलैंडर्स को कि आप लोग ये काम करिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आइलैंड। और मुझे लगता है कि हर आइलैंडर को ये करना चाहिए जो भी आइलैंड से जुड़ा हुआ है, और जो भी ना जुड़ा है वो भी करे, ताकि आइलैंड बेसिकली हमारा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मकसद यही होना चाहिए कि जो भी टूरिज़्म आए यहाँ पे उनको दिखना चाहिए कि कितना साफ़ सुथरा अपना आइलैंड है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि हमारा बीइंग एज अ लोकल आइलैंडर्स हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि साथ मिल के अगर हम लोग करें तो डेफिनेटली वी कैन मेक वंडर्स इन लाइक आइलैंड पे।
अशरफ जी, अगर कुछ लोग द्वीपों से ही अगर लोग ऐसे प्लास्टिक्स को जमा करते हैं तो वो आपको लाके यहाँ पे दे सकते हैं? मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहूँगा कि अगर वो आते हैं तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग सैग्रीगेट किया जा सकता है, इसको कैसे एक बिजनेस वाइज पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब बाहर से लोग आके कर सकते हैं इस बिज़नेस को, क्यों नहीं लोकल यहाँ पे, मैं ये चाहूँगा कि क्यों नहीं लोकल्स, क्योंकि हमें अभी करीबन नहीं करके मुझे 15-16 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन पे कि प्लास्टिक से रिलेटेड। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस आई कैन डेफिनेटली हेल्प देम टू ग्रो इन एनी वेज, लाइक प्लास्टिक से हो या कोई भी इस काम से रिलेटेड हो, या कोई अगर एनजीओस वगैरह से जुड़ना चाहता है तो डेफिनेटली आई लव टू। अगर बस मकसद ये होना चाहिए कि उसका थॉट प्रोसेस बस यही होना चाहिए कि वो क्लीन को लेके, सफाई को लेके बहुत सीरियस रहे। बिल्कुल सही बात अशरफ जी ने जो अभी अभी कहा है कि मकसद जो है वो हमारा जो पर्यावरण है, खासकर अगर हम यहाँ अंडमान में रहते हैं जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको अगर हमें साफ़ सुथरा रखना है, इसी तरीके से इसकी जो ब्यूटी है इसको मेंटेन रखना है, तो फिर डेफिनेटली इसको प्रदूषित होने से हमें बचाना है। यही हमारा मकसद होना चाहिए। बाइकिंग इनका एक अलग शौक़ था। इनका सबसे बड़ा मकसद जो था कि किस तरीके से ये जब ये कूड़ा कचरा देखते थे अपने अगल बगल, अपने घर के आसपास या यहाँ वहाँ, तो इन्हें बड़ा तकलीफ़ होता था। तो तब इन्होंने ये शुरुआत की कि मैं इन कचरों को जमा करूँगा और इसको रिसाइकलिंग के लिए दूंगा। एक छोटी सी शुरुआत थी, एक छोटी सी पहल थी। आज देखिए इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है डॉलीगंज इंडस्ट्रीज़ में, और इसको एक बिज़नेस के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। 2 पैसा इनकी कमाई भी हो जाती है, मगर इतना बड़ा नहीं है। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको बिज़नेस के तौर पे नहीं लेता हूँ तो फिर ये इसका जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। अगर बिज़नेस के तौर पे लिया जाएगा तो तभी सही जगह से इनको सामान भी मिलेगा और सही जगह ये इसको पहुंचा भी पाएंगे, ताकि इनका जो है दोबारा सही से इस्तेमाल भी हो। तो उसके लिए इनको इसको एज ए बिज़नेस लेना ही पड़ा। और इस साफ़ सफाई को लेकर अशरफ जी ने इंदिरा पॉइंट, जो हमारे देश का सबसे दक्षिणी छोर है, सदर्न मोस्ट टिप है। हम अक्सर कहते हैं कि कन्याकुमारी हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, मगर नहीं, इंदिरा पॉइंट हमारे जो कैम्बल बे का जो सदर्न मोस्ट टिप है, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट का जो लाइट हाउस है वो हमारे भारत देश का सदर्न मोस्ट टिप है। वहाँ से लेके लद्दाख उमलिंगला वहाँ तक इन्होंने बाइक राइडिंग की है, पूरे भारत देश के कई राज्यों को कवर करते हुए। तो यहाँ पर भी मकसद उनका बाइकिंग नहीं था या जगह नज़ारा देखना, लोगों से मिलना नहीं था। ये तो इस दौरे पे हो ही जाता है, मगर इनका मकसद था कि ये स्वच्छ भारत अभियान को सबके दिलो दिमाग में छोड़ें, महत्व बताएं कि स्वच्छता का एडवांटेज क्या है, स्वच्छता के फ़ायदे क्या हैं। पूरे द्वीपवासी और कई जगह जहां पूरे भारत में इन्होंने दौरा किया, वहां पर इनके नाम का डंका बजता है, इनको सलाम किया जाता है, इनको अप्रिशिएट किया जाता है। ऐसे सोच को हम सलाम करते हैं। और हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल में अपना इंटरव्यू देने के लिए सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और हम आपको आगे के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अंत में मैं चाहूँगा कि एक 1 लाइनर आप ज़रूर हमारे दर्शकों को एक मैसेज के तौर पे दें। मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, स्पेशली आपके माध्यम से उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने वाकई में इतना सपोर्ट किया है। कोई भी चीज़ अकेला कोई नहीं कर सकता है। मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर मैं राइड की बात करूँ या इस जगह को चलाने की बात हो, तो इसके पीछे हमेशा से कोई ना कोई किसी का हाथ होता है, एक टीम का हाथ होता है, एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो मैं सबसे पहले जो मेरी राइड है उसके लिए मैं डेफिनेटली ये शहर एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलूँगा, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट में मैं गया था उनको पता था, उन्होंने काफ़ी मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया। डीजी सर ने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, मैं आने के बाद उनसे मिला। सीएस सर मैं जब जा रहा था तो मैं उनसे मिला, उनसे भी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। डीसी मैडम, इंडस्ट्री के जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो मुझे ये लगता है कि आरडी डिपार्टमेंट मैं बोलूँगा स्पेशली, और हमारे जो पीबीएमसी के चेयरमैन हैं मैडम, उन्होंने भी काफ़ी मुझे फ्लैग ऑफ दिया, उन्होंने पीबीएमसी से फ्लैग ऑफ हुआ मेरा। तो ये सब चीज़ एक मोटिवेट देता है आपको कि आप ये काम को कर सकते हो। जैसे मैं गया था वैसे ही सही सलामत 1 पीस में वापस आया हूँ। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि हमने जितने भी स्टेट में कवर किया, वहाँ पे हमने टूरिज़्म को प्रमोट किया,
स्वच्छ भारत को प्रमोट किया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया को प्रमोट किया। और इससे मैंने ये बिलीव किया है कि ये राइडिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हम काफ़ी तरीके से मैसेज काफ़ी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा जो मैसेज था काफ़ी लोगों तक पहुंचा, काफ़ी लोग जिनको अंडमान के बारे में कई जगह पे नहीं पता था उनको पता चला इस दौरान जो मेरे राइड के थ्रू। तो ये पूरा सफ़र मैं उन सभी को अपने साथ थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे साथ हर वक्त स्टैंड लिया और जो खड़े थे, जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तो मैं उन सभी का तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर। और उन्हें धन्यवाद करते हैं जिस मकसद से वे गए और इसका प्रचार किया, साथ में हमारे द्वीपों का भी, यहाँ के पर्यटन का भी इन्होंने जो प्रचार किया उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हमसे बात करने के लिए सर और अपनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और इनको बहुत अच्छे संदेश भी मिले होंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।